चलिए आज हम पढ़ेंगे तरलों के यांत्रिकी गुण को। तो तरलों के यांत्रिकी गुण के हम लेक्चर नंबर 8 पर आ चुके हैं। आशा है आपने यहाँ तक की एनसीईआरटी पढ़ ली होगी और अब आपको सारी चीजें क्लियर होती जा रही होंगी और मजा भी आ रहा होगा आपको पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आ, जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया दिया था, आज हम पढ़ेंगे चाल का जो है वहीवरा यानी कि टॉर्सली का नियम। साथ में हम पढ़ेंगे जो है गतिक उत्थापक जिसको हम इंग्लिश में लिफ्ट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहीव्रह का अर्थ है तरल का किसी पात्र से बाहर निकलना। जो है इतालवी वैज्ञानिक टॉर्सली हैं अपने, ने सिद्ध किया था कि किसी खुली टंकी से तरल जिस चाल से बाहर निकलता है उसे हम ऐसे मान सकते हैं मानो कोई पिंड मुक्त रूप से गिरा हो। यानी तरल की चाल को गिरते हुए पिंड की चाल के समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब कैसे, वो ही टॉर्सली आपको समझाएंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक टंकी है जिसमें घनत्व रो वाला तरल जो है वो भरा है। इस टंकी की तल से एच ऊंचाई पर एक छोटा छिद्र है। मान लो इसकी एच ऊंचाई पर एक छोटा छिद्र है इसमें। तो टंकी के ऊपरी सतह पर H2 ऊंचाई तक वायु है जिसका दाब P0 है। इस स्थिति में तरल छिद्र से बाहर इस स्थिति में तरल जो है वो छिद्र से बाहर निकलेगा और उसकी गति को टॉर्सली का नियम बताएगा कि उस तरल की क्या जो है वो गति होगी। तो टॉर्सली का नियम यह दर्शाता है कि टंकी से निकलने वाला तरल उसी चाल से बाहर आता है जो चाल कोई वस्तु ऊंचाई h से स्वतंत्र रूप से गिरने पर प्राप्त करती है। इस सिद्धांत से हमें किसी भी छिद्र से बाहर निकलते तरल की गति आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम देखेंगे। चलिए, तो अब है सात जो है सात सांतत समीकरण। सांतत समीकरण के अनुसार अब A1 बराबर U2 A2 होता है, जहां U1 क्या है? U1 है टंकी के शीर्ष पर तरल की चाल, यानी कि सरफेस जिसको इंग्लिश में कहते हैं कि शीर्ष पर जो सरफेस जो है शीर्ष पर तरल की चाल क्या है। U2 क्या है? U2 है छिद्र पर तरल की चाल। जो छेद हमने किया हुआ है उस छिद्र पर जो है तरल की क्या चाल है उसको U2 कहते हैं। A1 क्या है? A1 है टंकी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। मतलब टंकी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो इंग्लिश में हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो टंकी का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो A1 है। A2 क्या है? छिद्र का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जो छिद्र का क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट, तो वो जो है हमारा A2 हो जाएगा। तो तरल असंपंडीय है, अगर तरल असंपंडीय है तो प्रभाव दर स्थिर रहती है। प्रभाव दर हमेशा उसकी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। इसलिए शीर्ष पर प्रवाहित आयतन दर छिद्र पर प्रवाहित आयतन दर के बराबर होती है। जो भी शीर्ष पर प्रभावित आयतन दर होगा वो छिद्र पर प्रवाहित आयतन दर के बराबर होगा। विशेष स्थिति में यदि यदि A1 बराबर ग्रेटर देन A2 है, कहने का मतलब है कि जो हमारा टंकी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो हमारे छिद्र के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बड़ा है, जो कि होना ही चाहिए, होगा ही। मतलब अगर होगा, अगर छिद्र हमने छोटा किया है और टंकी का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो बड़ा है, तो U1 लगभग 0 होगा। यानी टंकी के ऊपरी हिस्से का तरल लगभग स्थिर माना जाता है। पूरे प्रभा क्षेत्र पर निकलने वाले वेग U2 से नियंत्रित होता है। तो हम आते हैं बर्नौली के समीकरण पर। हाँ, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे बर्नौली का समीकरण और परिणाम, जिसको हम U2 = √2GH लिखते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि ये निकलता कैसे है। तो हम टंकी के दो बिंदु लेते हैं। बिंदु एक, तरल की ऊपरी मुक्त सतह, और बिंदु दो, तल से H ऊंचाई पर बना छिद्र। जो भी तल से H ऊंचाई पर बना हुआ छिद्र है उसको हम बिंदु दो मान लेते हैं।
अब बर्नौली का समीकरण इन दोनों बिंदुओं पर लागू करेंगे, तो बर्नौली के समीकरण के अनुसार P1 प्लस हाफ रो U1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर किसके होगा, P2 प्लस हाफ रो U2 स्क्वायर प्लस रो GH2। मैंने पढ़ा है बर्नौली थ्योरम में, बर्नौली के समीकरण में। तो यहाँ मान्यता है सतह और छिद्र दोनों वायुमंडल से खुले हैं। ठीक है, तो P1 बराबर P2 बराबर P0 हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों वायुमंडल से खुले हैं। दोनों ओर समान जो है दबाव है, तो वो कट जाता है। टंकी का क्षेत्रफल A1 > A2 है, जो हमने माना ही था कि टंकी का क्षेत्रफल है वो जो उसका छिद्र का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो उससे टंकी का क्षेत्रफल बड़ा होगा। तो सतह का वेग कितना हो जाएगा, मैंने आपको पहले बताया U1 लगभग 0 हो जाएगा, तो सतह लगभग स्थिर हो जाएगी। ऊंचाई का अंतर कितना है, ऊंचाई के अंतर के लिए अपन H1 जो हमने माना था H2 से माइनस कर देंगे तो हमें ऊंचाई पता चल जाएगी, ऊंचाई में अंतर कितना है। तो उससे क्या, तो जो हमारी ऊंचाई में अंतर है इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सतह से छिद्र तक की गहराई। अब ये है सतह, यहाँ है छेद, मान लो यहाँ तक है टंकी, तो ये है छेद, ये है सतह, ये है टंकी पूरी मान लो, तो हमें ये निकालनी है। तो हमारे पास ये पूरी दी हुई है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो हमें छिद्र का जो है सतह से छिद्र तक की गहराई, हमें जो है सतह मतलब सतह से छिद्र तक की गहराई पता चल जाएगी। अब समीकरण जो है सिंपलीफाई होता है कैसे, अब जो है उसमें अपना क्या है, P1 कितना है 0। अब हाफ रो U1 स्क्वायर की वजह से U1 0 के लगभग है, तो U1 भी 0 हो जाएगा। P2 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि P1 P2 तीनों बराबर हैं, क्योंकि वो खुला हुआ है वायुमंडल के में। तो लगभग क्या आएगा फिर आंसर, सब 0 हो जाएगा। P1 P2 0 हो जाएंगे, U1 0 हो जाएगा, तो बचेगा रो GH1 बराबर हाफ रो U2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा रो GH बराबर हाफ रो U2 स्क्वायर, रो से रो कट जाएगा, तो U2 की वैल्यू आ जाएगी √2GH। और यही टॉर्सली का नियम है जो हमने पहले आपको बताया था कि हमें इसको प्रूफ करना है। यानी छिद्र से निकलने वाले तरल का वेग उतना ही है जितना किसी कण को ऊंचाई h से मुक्त पतन में मिलता है। यहाँ टॉर्सली, यही जो है वो है टॉर्सली का नियम है। छोटी सी नोट, यहाँ हमने तरल को आदर्श यानी कि आदर्श माना है। और आदर्श क्यों माना है, क्योंकि यहाँ हमने तरल को जो है आत्मसंपंडीय माना है, और साथ में हमने जो है नग्न जो है श्यानता में माना है। तो वास्तविक छिद्रों में निकास जो है वेग लगभग CD √2GH होता है। लो जो हमने वेग अभी जो √2GH निकाला, वो हमारा वास्तविक छिद्रों में CD √2GH होता है, जहाँ CD जो है वो 1 से कम होता है, जिसको हम डिस्चार्ज गुणांक कहते हैं। अब ये देखिए, ये जो है पूरा डायग्राम है जो कि समझाता है जो भी मैं अभी हम आपको पढ़ा रहे थे। अब देखिए, अब देखिए चित्र को, इस चित्र में एक बड़ी टंकी है जिसमें ऊपरी सतह वायुमंडल से खुली है। टंकी की दीवार में तल से कुछ ऊंचाई है H है, पर एक छोटा बिंदु बनाया छिद्र बनाया गया है, इसी छिद्र से तरल बाहर निकलता है। ऊपर की मुक्त सतह को बिंदु 2 माना गया है, वहां दाब P2 बराबर PA वायुमंडलीय दाब के बराबर है और क्षेत्रफल A2 बहुत बड़ा है। छिद्र पर बिंदु 1 है जहां तरल की जो है निकास चाल V1 है, और दाब P1 वो भी PA के बराबर है, क्योंकि वही वायुमंडलीय दाब के बराबर है, और छोटा क्षेत्रफल A1 है। मुक्त सतह और छिद्र के बीच जो है उत्तराधार उत्तर जो है ऊर्ध्वाधर अंतर कितना है वो H दिखाया गया है, यानी H बराबर कितना होगा Y2 - Y1। अमान्यता क्या है, तरल असंपंडीय और श्यानता नग्न है, तो टंकी का क्षेत्रफल A1 बड़ा है A2 से, तो U 0 हो जाएगा। आदर्श प्रवाह माना गया है, छिद्रों और मुक्त सतह दोनों वायुमंडल से खुले हैं, तो P1 बराबर P2 बराबर PA हो जाएगा। अब बर्नौली का सिद्धांत मुक्त सतह और छिद्र के बीच लगाएंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, पीए बराबर 0, क्योंकि हमने P1 P2 पहले 0 माना था, अब हम इसमें दोनों को पीए मान ले रहे हैं, तो पीए बार प्लस 0, क्योंकि यू 0 है, प्लस रोजी Y2 प्लस इक्वल टू पीए, और क्योंकि पीबी को भी पीए लिख दिया, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GY। इसको सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2GH। इसका अर्थ क्या है, छिद्र से बाहर निकलने वाले तरल की चाल उतनी ही है जितनी किसी कण को ऊंचाई H से मुक्त पतन में मिलती है। इसी को टॉर्सली का नियम कहते हैं।
छोटी सी व्यवहारिक बात यह है, वास्तविक छिद्रों में निकास चाल थोड़ी कम होती है और उसे V1 बराबर सी डी जो है रो टू जी एच लिखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो किसी का गुणा किया जा रहा है, पहले टू जी एच था, सी डी रूट टू जी एच हो गया है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सी डी जो है वो एक से छोटा है। जब कोई चीज एक से छोटी होती है उसका किसी चीज में गुणा किया जाता है तो वो गिर जाती है चीज। तो इसकी जो ओवरऑल जो हमारी मतलब पूरी जो V1 की वैल्यू आएगी वो कम आएगी। तो ये पूरा जो है आपको दर्शाया गया है यहाँ पे। अब हम टॉर्सली के नियम को जो है सामान्य रूप देखते हैं। बर्नौली समीकरण को टंकी की मुक्त सतह और छिद्र पर लागू करते हैं तो पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी वाई प्लस पी प्लस रो जी वाई टू हो जाएगा। यहाँ पी ए जो है छिद्र का वायुमंडलीय दाब है, पी जो है मुक्त सतह का दाब है, वाई टू माइनस वाई वन जो है एच के बराबर है, मुक्त सतह और छिद्र के बीच ऊंचाई का अंतर है। इसे हल करने पर हमें मिलता है वी एन बराबर अंडर रूट टू जी एच प्लस टू बटा रो पी माइनस पी ए। इसे समीकरण 9.14 कह देते हैं। मुख्य बात यह है यदि किसी मुक्त सतह पर केवल वायुमंडलीय दाब है तो पी ए बराबर पी ए होगा, तो समीकरण घटकर वी वन बराबर अंडर रूट टू जी एच आ जाएगा जैसे मैंने आपको बताया। अब यानी वहां सामान्य टॉर्सली का नियम होगा। लेकिन यदि मुक्त सतह पर अतिरिक्त दाब पी बड़ा है पी ए से, जैसे जो है दबाव आयुक्त टंकी में, दबाव आयुक्त टंकी होगी तो उसमें होगा, तो छिद्र से निकलने वाले तरल की चाल और भी बढ़ जाएगी। हाँ, रुकिए। चलिए, अब हम विशेष स्थिति पर विचार करते हैं। यदि टंकी की मुक्त सतह पर दाब P वायुमंडलीय दाब Pa से कहीं अधिक बड़ा हो और 2GH की तुलना में इतना बड़ा हो कि 2GH को उपेक्षित किया जा सके, तब जो है वही ग्रह की चाल पूरी तरह टंकी के दाब द्वारा नियंत्रित होगी। ऐसी स्थिति में रॉकेट नोजल में पाई जाती है, ऐसी स्थिति हमेशा रॉकेट नोजल में पाई जाती है। इसके विपरीत यदि टंकी की ऊपरी भाग वायुमंडल के संपर्क में है तो सतह पर दाब P बराबर Pa होगा। इस स्थिति में समीकरण घटकर बनता है V1 बराबर अंडर रूट टू जी एच। इस समीकरण को 9.15 कहते हैं। यह वही चाल है जो किसी मुक्त रूप से गिरते पिंड की चाल होती है, इसलिए इसे हम टॉर्सली का सिद्धांत कहते हैं। संक्षेप यह है, यही यदि सतह पर केवल वायुमंडलीय दाब है तो चाल किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट टू जी एच के। यदि सतह पर अतिरिक्त दाब है चाल और भी अधिक बढ़ जाएगी। बताया था जैसा मैंने आपको। अब जब कोई पिंड किसी अब हम समझेंगे जो है गतिक उत्पादक बल को। जब कोई पिंड किसी तरल के सापेक्ष गति करता है, जो कि ठीक है, तो अगर वो किसी के सापेक्ष गति करता है तो उस पर एक विशेष जो है बल उत्पन्न होता है जिसे हम गतिज उत्पादक बल कहते हैं। उदाहरण देखें जाए तो वायुयान के जो है कि पंख पर जो है वो बल लगता है, जलपाणी पर लगता है घूमती हुई, जलपाणी पर लगता है, घूमती हुई गेंद पर लगता है। अब खेलों में इसके रोचक उदाहरण मिलते हैं, क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल, गोलक, फुटबॉल जैसे किसी जिस फुटबॉल कहते हैं जिसे, में जब गेंद हवा में घूमते हुए चलती है तो उसका पथ सीधी रेखा से हट जाता है। यदि या यह जो है विचलन गेंद और वायु की सापेक्ष गति के कारण उत्पन्न गतिज उत्पादक बल से होता है। जो उत्पन्न जो गतिज उत्पादक बल है ना, इसी वजह से यह होता है। इस प्रभाव को आंशिक रूप से बर्नौली सिद्धांत के द्वारा भी समझाया जा सकता है। संक्षेप क्या है, गतिज उत्पादक बल तरल व पिंड की जो है सापेक्ष गति से उत्पन्न होता है। अनुप्रयोग जो है, अनुप्रयोग क्या है इसका, हवाई जहाज है, नाव है, घूमती गेंद है। और खेलों में तो गेंद का जो है वृक्क पथ पथ जो होता है बदल जाता है, उसमें भी इसका अनुप्रयोग है। अब जब कोई गेंद हवा या किसी तरल में बिना घूमे चलती है तो उसे चारों ओर से धरा रेखाएं सममित होती हैं। इस स्थिति में गेंद के ऊपर और नीचे के सभी बिंदुओं पर वेग समान रहता है। चूंकि वेग समान है इसलिए दाब भी समान होता है। और जब दबाव अंतर शून्य हो तो गेंद पर कोई जो है और जो ऊर्ध्वमुखी या जो है अधोमुखी बल कार्य नहीं करता। इसका अर्थ यह है कि बिना घूमे गेंद केवल अपने भार के कारण नीचे गिरेगी और उस पर तरल प्रवाह से कोई जो है अतिरिक्त उत्पादक बल उत्पन्न नहीं होगा। जब कोई गेंद अब घूमते हुए हवा में चलती है तो वह अपने चारों ओर की हवा को भी घसीटती है। यदि गेंद की सतह पर खुरदरी है तो यह प्रभाव और भी बढ़ जाता है। धरा रेखाओं को देखें। गेंद के ऊपर की हवा तेजी से बहती है जबकि गेंद के नीचे हवा धीमी हो जाती है। ऊपर वेग बढ़ने बढ़ने से दबाव घट जाता है और नीचे वेग घटने से दबाव बढ़ जाता है।
ठीक है। अब देखिए, ऊपर वेग बढ़ने से दबाव घट जाता है, और नीचे वेग घटने से दबाव बढ़ जाता है। इस तरह गेंद के ऊपर और नीचे दबाव का अंतर बनता है। यह दबाव अंतर गेंद पर जो है ऊर्ध्वमुखी बल उत्पन्न करता है, और इसी बल को कहते हैं हम मैग्नेस प्रभाव, या मैग्नस प्रभाव। चलिए, अब देखिए, अब हम वायुमंडल के जो है के पंख पर, सॉरी, वायुयान के पंख पर उत्पादक बल को देखते हैं। जब कोई जो है एरो जो है एरोफाइल होता है, एरोप्लेन होता है, यानी विमान का पंख जो है सतेज दिशा में चलता है, तो उसके ऊपर और नीचे की धरार रेखाएं अलग अलग तरीकों से जो है व्यवस्थित होती हैं। पंख के ऊपर से हवा को का प्रवाह तेजी से होता है, जबकि पंख के नीचे से हवा का प्रभाव धीमा होता है। तेज हवा का मतलब है ऊपर का दबाव घट गया, और धीमी हवा का मतलब है नीचे का दबाव अधिक हो गया। इस दबाव अंतर के कारण पंख पर एक जो है उर्ध्वमुखी बल उत्पन्न होता है। इसी बल को हम कहते हैं उत्पादक बल, जो कि उसे जो हमारा एरोप्लेन होता है उसको उठाता है हवा में। अब बल का कार्य देखिए, यह उत्पादक बल जो विमान के भार को संतुलित करता है। इसी कारण विमान आकाश में उड़ पाता है। आपने ये सोचा होगा, इतना भारी विमान कैसे हवा में उड़ पाता है, इतने लोगों का वजन कैसे एक विमान हवा में उड़ा पाता है? वो इसी उत्पादक बल के जो है, जो जो विमान के भार को संतुलित करता है, इसी कारण होता है। तो कुल मिला के, पंख ऊपर हवा तेज तो दबाव कम, पंख नीचे हवा धीमी दबाव अधिक, परिणाम पंख पर ऊपर की ओर बल लगना। यह बल विमान के उड़ने का रहस्य है। ठीक है। अब देखिए, उदाहरण उसका निष्कर्ष देखेंगे। अब एरोफाइल का विशेष आकार पंखों पर बल उत्पन्न करता है। यही बल विमान को उड़ने में मदद करता है, जैसे मैंने आपको बताया। निष्कर्ष यह है कि जो है अपना गतिक उत्पादक बल है, मैग्नस इफेक्ट है, मैग्नस प्रभाव है, और बर्नौली सिद्धांत है। इन तीनों का मिलकर जो है गतिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अब खेल और एरो स्पेस इंजीनियरिंग दोनों में इसके अनुप्रयोग जो है व्यापक रूप में और व्यापक रूप से पाए जाते हैं। जैसे गेंद का एक पथ लेना या विमान का उड़ना, दोनों ही इन्हीं सिद्धांतों से संचालित होते हैं। अब देखिए, अब इसका सारांश, अब इसको देखेंगे तो ये है, अघूर्ण गतिमान गोला है, नॉन रोटेटिंग, जो वाला घूम नहीं रहा है, अघूर्णी है। अघूर्णी गतिमान गोला है। तरल का प्रभाव गोले के चारों ओर जो है सममित है। ऊपर और नीचे प्रभाव समान है, इसलिए कोई जो है उत्पादक बल नहीं। अब देखिए, दूसरा है घूर्णन करता हुआ गोला, घूमता हुआ गोला। तो घूर्णन के कारण धरा रेखाएं जो है असममित हो जाती हैं। ऊपर और नीचे वेग में अंतर आता है। हमने आपको बताया, वेग में अंतर आएगा तो दबाव अंतर आएगा, और दबाव अंतर उत्पन्न होता है तो मैग्नेस प्रभाव होगा। तीसरे में, एरोफाइल में ये होता है, एरोफाइल पंख का आकार इस प्रकार होता है। देखा आपने, पंख के ऊपर से गुजरने वाली हवा तेज, और नीचे वाली जो है वो धीमी होती है। ऊपर वेग तेज, दबाव कम, नीचे नीचे वेग कम, दबाव ज्यादा। परिणाम क्या होता है? पंख पर जो है गतिक जो उत्थापक बल लगता है। तो आज हमें क्या पढ़ा? चाल का वही वह, टॉर्सली का नियम, गतिक उत्पादक। तो इतना आप इनसाइड से पढ़ लीजिएगा। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम इसका एक उदाहरण देखेंगे, 9.7। साथ में हम श्यानता को भी पढ़ेंगे। और आशा है आपने जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लेंगे आप, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको उदाहरण सही से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, मिलते हैं हम अगली क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।